नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबकी निगाहें इस समय देश की राजधानी दिल्ली पर लगी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही दिल्ली में मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मानसून जिसने बीच में ब्रेक लिया वो फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। कुछ इसी तरह देश की राजनीति भी है, जहां संसद में 3 महीने पहले विपक्षी एकता से नंबर गेम में हारने वाली सरकार अब अगले हफ्ते शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में नए नंबर गेम की रफ्तार से सबको चौंकाने वाली है, जिसके लिए उठापटक और बैठक दोनों हो चुकी है। कल रात दिल्ली में 135 मिनट चली बैठक में सिर्फ संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पर विपक्षी सांसदों से मिलने वाले समर्थन की सियासत का फैसला ही तय नहीं हुआ, बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम संसद में सारे बड़े बिल और आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल तक सब कुछ फाइनल हो चुका है। गुरुवार सुबह करीब 3:45 पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सपरिवार आरती करते हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा से पहले उनकी मंगला आरती करने के लिए अमित शाह देर रात दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचे, क्योंकि उससे पहले बुधवार रात 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास पर एक अहम बैठक करने पहुंचते हैं, जहां प्रधानमंत्री के सामने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद होते हैं। 4 लोगों के बीच करीब 2 घंटे 15 मिनट तक मीटिंग चलती है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ये वो बैठक है जिसमें पिछले कई दिनों से पार्टी, सरकार, संगठन और संसद सत्र को लेकर चले मंथन पर फाइनल बात हुई। इसी बैठक में 18 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा उसको पूरा करने की रणनीति पर भी मुहर लगी है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने यह बात 17 अप्रैल को पूरे देश से 2029 में ही महिला आरक्षण लागू कराने वाले संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में विपक्ष के विरोध के आगे पास न होने के बाद कही थी, जब विपक्ष को लगा कि वो सरकार को हरा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के 88 दिन बाद प्रधानमंत्री आवास पर होती बैठक ने तय कर दिया कि जो बात नरेंद्र मोदी कह चुके हैं अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। जिस मौके की बात प्रधानमंत्री ने पहले कही उसी को लेकर बैठक पर बैठक होती आई, जहां सब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोचते रहे। वहां फिलहाल विस्तार की बात थोड़ी पीछे हो गई। सारी रणनीति मानसून सत्र को लेकर फिलहाल बनी है, जहां 14 जुलाई की रात गृह मंत्री अमित शाह एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी में शामिल हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद से मिलते हैं और उसी दिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल मुलाकात करते हैं। इसके बाद ही पवार की पार्टी के सुर सरकार के साथ मिलने की खबरें आई। हालांकि बाद में पवार की पार्टी किंतु परंतु करने लगी। इन सब के बाद जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुधवार की रात 135 मिनट तक चलती है, तो मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित रुख और संसद में पेश किए जाने वाले बिलों पर विस्तार से मंथन होता है। इसी बैठक में तय होता है कि आगे परिसीमन बिल 2029 से महिला आरक्षण लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और पीएम सीएम के जेल जाने पर कुर्सी से हटाने वाला संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जा सकता है।
दावा है कि कौन सरकार में रहेगा और कौन संगठन में, इसकी भी चर्चा पूरी हो चुकी है। बीएल संतोष की इस बैठक में मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, जिन्हें अध्यक्ष पद संभालते हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब दावा है कि सरकार को उन बिलों पर आगे बढ़ने की ताकत विपक्ष में बिखरे तार की वजह से मिली है, जिन बिल पर 2/3 बहुमत तक जरूरी है। अमित शाह की रणनीति से इस वक्त सरकार मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 4 महीने पहले सरकार को नंबर की लड़ाई में रोक लेने वाला विपक्ष अब कमजोर दिख रहा है। जहां आज कांग्रेस की संसदीय दल की रणनीतिक बैठक में सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तो चुन लिए गए, लेकिन सवाल है कि जहां 2/3 बहुमत के करीब सरकार खड़ी दिखने लगी है, क्या वहां परिसीमन बिल से पहले विपक्ष की एकता का ही परिसीमन हो गया है, जिसकी वजह से अमित शाह की रणनीति को माना जा रहा है। गुरुवार सुबह 10 जनपथ पर जब कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक बैठक 1.5 घंटे तक चलती है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए जयराम रमेश एक बात पर जोर देते हैं। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। वो राज्यसभा में लाएं, वो 2/3 बहुमत मिले, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत लोकसभा में काफी दूर है, और मुझे नहीं दिखता कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा। कांग्रेस के इस बयान से लगता है कि कांग्रेस मानकर चल रही है कि राज्यसभा में मोदी सरकार आसानी से 2/3 बहुमत तक पहुंच जाएगी। इसका आंकड़ा बताएं उससे पहले इस तस्वीर पर गौर करिए। 3 महीने पहले की बात है। अप्रैल महीने में टीएमसी से राज्यसभा की सांसद बनी कोयल मलिक ने अब इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये भी अब सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश बराइक की तरह बीजेपी में शामिल होकर फिर राज्यसभा में तुरंत बीजेपी की तरफ से पहुंचेंगी? जहां अभी राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है, 2/3 का आंकड़ा 164 और अभी ऊपरी सदन में एनडीए की कुल ताकत 153, जिसमें नॉमिनेटेड 7 और 3 निर्दलीय सांसद शामिल हैं, यानी 2/3 बहुमत के आंकड़े से 11 सांसद कम। इनमें से वाईएसआर के 4 सांसद अप्रैल में परसीमन बिल पर एनडीए का साथ दे चुके हैं, यानी मोटा मोटा 2/3 के नंबर गेम से 7 सांसद एनडीए दूर है। अब एनडीए की नजर डीएमके के 8, बीजेडी के 5, बीआरएस के 3, एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद पर टिकी है। अगर इनका समर्थन एनडीए को मिल जाता है तो राज्यसभा में आसानी से 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। सबकी नजर इस वक्त सबसे ज्यादा स्टालिन और उनकी पार्टी पर लगी है, क्योंकि राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह स्टालिन का समर्थन बीजेपी को एक झटके में 2/3 तक पहुंचा सकता है। उन्हीं पार्टी से हमारा भी संपर्क है, जो पार्टियों के साथ गृह मंत्री चाहते हैं कि वो पार्टी उनको समर्थन करें। उन्होंने 16 और 17 तारीख को परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट दिया था, और बड़े उत्साहजनक तरीके से उन्होंने वोट किया। इस बीच पिछले 2 महीने में मुझे ऐसा नहीं दिखता कुछ हुआ है कि अचानक डीएमके की विचारधारा और बीजेपी के विचारधारा के बीच में कुछ मिलन होने की संभावना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। असल में डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस के पाला बदलने के बाद ही नाराज होकर संसद में इंडिया गठबंधन से अपनी सीट अलग कर चुकी है। वहीं डीएमके और उस जैसे बिल का विरोध करने वाले दूसरे दलों को साधने में शाह पहले से जुटे रहे। जैसे स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीट होगी। वहां सरकार ने उनको भरोसा दे दिया कि हर राज्य में 50% सीट बढ़ेगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर SC/ST की महिलाओं के लिए पहले से तय अनुपातिक कोटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसी के साथ एक एक करके सधे हुए कदम से सरकार चलती आई है। जहां सांसद विपक्ष के जुड़ते रहे, सरकार की ताकत बढ़ती रही। मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी, और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है, सदिच्छा भेंट थी, और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा। मॉनसून सत्र फ्रूटफुल रहेगा सर? मॉनसून सत्र अच्छा रहेगा?
मानसून सत्र तो अच्छा ही है, मानसून अच्छा, आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में। इसी के साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। वो वक्त अब आने जा रहा है। यूं तो एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, लेकिन अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े। इसी को आधार माने उसके बाद टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई पार्टी बनाकर समर्थन दे चुके हैं। उद्धव गुट से 6 सांसद शिवसेना में आ चुके हैं। अब पवार की पार्टी के 8 सांसद भी साथ दे और अगर 22 सांसद डीएमके के भी जुड़ जाते हैं तो 360 यानी 2/3 नंबर से एनडीए सिर्फ 6 सांसद दूर होगी। ऐसी स्थिति में कुछ छोटे दल गैर हाजिर हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, सरकार अपने मकसद में कामयाब होगी। 320 तक पहुंच गए हैं, पर और लंबा सफर है 2/3 बहुमत के लिए। हमारा मकसद क्या है? उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना। और अब तक मैं कह सकता हूं जो गैप है वो 1 आंकड़े का गैप नहीं है, 2 आंकड़े का गैप है। काफी भारी गैप है, छोटा गैप नहीं है। वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question mark. इसीलिए माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में अप्रैल की उस हार का हिसाब बराबर कर लिया जाएगा जिसका गुणा गणित 2/3 के करीब पहुंच चुका है। बैठक करके आगे की रणनीति को अमली जामा पहनाने का रास्ता भी दिखने लगा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे। बैठक करके आगे की रणनीति को अमली जामा पहनाने का रास्ता भी दिखने लगा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे। तो मॉनसून सत्र से ठीक पहले जिस तरह की गहमागहमी चल रही है इस समय और जिस तरीके से परिसीमन और महिला बिल को लेकर चर्चा भी शुरू है, पीयूष से हम समझते हैं। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष, सरकार 360 के कितने करीब जा सकती है? ये तो लगातार इतने दिनों से चर्चा का विषय रहा, किस तरीके से सांसद टूट कर एनडीए के समर्थन में आते रहे। लेकिन अब जो कल राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होने वाली है, मुख्य बिंदु उसके क्या? देखिए श्वेता, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है और मानसून सत्र से पहले एनडीए की क्या रणनीति होगी उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो शामिल होने वाले। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी होंगे, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो मंत्री वो होंगे और साथ ही टीडीपी से राम मोहन नायडू होंगे। अब इस बैठक में जो सरकार है वो दरअसल इस चीज के ऊपर मंथन करने जा रही है कि कैसे मानसून सत्र को इस बार संचालित किया जाए। इसी बैठक के बाद श्वेता ऑल पार्टी मीटिंग 19 तारीख को यानी संडे को बुला ली गई है और उसके बाद अगले दिन जब मानसून सत्र होगा उसके बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी होने वाली है। तो लगातार बैठकों का दौर होने वाला है और ये बैठकों का दौर तब हो रहा है श्वेता जब इस बार जो सरकार है एनडीए वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। अगर हम गणित की बात करें तो और एनसीपी एसपी को भी हटा दिया जाए तो इस वक्त एनडीए के पास अगर समर्थन की बात करें तो 346 सांसदों का समर्थन आ चुका है। इसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से बाकी दलों से बात करके और समर्थन बाकी दलों की चूंकि आपने बात की है, पीयूष आप रहिए हमारे साथ। तरफ तो शरद पवार की पार्टी के रूप की बात हो ही रही थी, लेकिन इस वक्त सबकी नजर डीएमके पर लगी है जिसके लोकसभा में 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 8 सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार डीएमके परिसीमन पर बिल पेश होने के बाद अपना रुख तय करेगी। खबर आई है कि डीएमके ने परिसीमन के मुद्दे पर फैसला टाल दिया है। आज ही सांसदों की बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि बिल पेश होने पर ही इस पर फैसला डीएमके में लिया जाएगा। पीयूष,
ये इस खबर को किस रूप में देखा जाए? देखिए श्वेता, हमारी कुछ दिनों पहले एक बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे बात हुई थी और हम ये समझना भी चाह रहे थे कि किस तरह से सरकार डीएमके से बात कर रही थी। उस वक्त ये बात साफ कर दी गई थी उस नेता के द्वारा कि डीएमके हर उस फैसले के खिलाफ जाएगी जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी और हर उस फैसले का समर्थन करेगी जिसकी खिलाफत कांग्रेस पार्टी करेगी। तो एक चीज साफ है कि जब बिल दिया जाएगा, कॉपी बांटी जाएगी और डीएमके को बताया जाएगा कि उनकी सीट दक्षिण भारत में सीट तमिलनाडु की ज्यादा बढ़ रही है, तो जरूर इसमें हम देख सकते हैं कि डीएमके इसका समर्थन करें। लेकिन अभी फैसला इससे टाला गया क्योंकि वो देखना चाहते हैं, जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था कि क्या 50% सीटें इन राज्यों में बढ़ रही हैं या नहीं। सबसे बड़ी चिंता डीएमके की ये थी श्वेता कि उनकी सीटें घटा दी जाएंगी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। लेकिन अब अगर सरकार फ्रेश ड्राफ्ट में ये चीज ऐड कर देती है कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ जाएगी, तो डीएमके की सीट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 39 से बढ़कर 69 तक पहुंच सकती है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा जरूर जो है डीएमके को हो सकता है। सीटें बढ़ सकती है, 50% सीटें बढ़ती है, तो उसके बाद डीएमके इस पर कुछ फैसला करेगा। शुक्रिया पीयूष मिश्रा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की खबर से खबरदार करते हैं, जहां अब तक अवैध निर्माण या अपराध से अर्जित आय या अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहा, तो अखिलेश यादव पीडीए पर बुलडोजर चलने की बात कहकर सवाल उठाते रहे। लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा तो अखिलेश यादव के लिए सियासी चक्रव्यूह होगा? सवाल की वजह आजम खान है, जिनका नाम लेकर पहले ओवैसी और इमरान मसूद लगातार अखिलेश यादव को घेरते रहे, ये कहकर कि आजम के मुद्दे पर खुलकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। तो अब जबकि 15 दिन में बुलडोजर चलने की चेतावनी दी गई है, तो क्या जेल में बंद आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश जमीन पर उतरेंगे? पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे। आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों। फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा, अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते। इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ। इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है। रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया। एक बागे आज़म शान मोहम्मद रखती हूँ, मैं जौहर यूनिवर्सिटी हूँ। रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा
लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया, ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टीकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के और नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघन खेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है। मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया। किस चीज का? इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए? हाँ, बस। अच्छा, कहाँ से आए आप? आरडीए से आए, रामपुर विकास। अच्छा, क्या 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी आलीशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा। मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं। प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए। उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं। यहाँ एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, इसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस कीजिए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये बिल्डिंग्स हैं, और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलीशान इमारतें हैं, आलीशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अभी इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद जो इसको अतिक्रमण को हटा लें। अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है, और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहाँ जाते नहीं, किसी को पता नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है। दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी की गेट पर अब कैंप लगा दिया गया।
लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इरादे ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले करके कब्जा करने में है। रिपोर्ट तो यहां तक है कि वो ईरान में सेना उतारने तक पर विचार कर रहे हैं। ईरान के बिजली घर और ब्रिज को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती को लाल सागर बंद करने के लिए कहा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने हूती से कहा है कि अगर अमेरिका उसके बिजली घर को निशाना बनाए तो फिर वो लाल सागर के समुद्री रास्ते को बंद कर दे। हॉर्मूज पहले से बंद है। अगर लाल सागर भी बंद हो जाता है तो फिर तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आर्थिक सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के लिए ईरान ने इस बार ईंट का जवाब पत्थर सोच रखा है, लेकिन अब उसकी तरफ से जो धमकी दी गई वो खबरदार करने वाली है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो वो खाड़ी देशों के सभी अहम बुनियादी ढांचे तोड़ देगा। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान, बहरीन, कतर जैसे खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ा कर दे रहा है, लेकिन उसका अगला कदम दुनिया को बहुत महंगा पड़ सकता है। भले ही अमेरिका ईरान की नाकाबंदी करके जंग में अपना पलड़ा भारी होता बता रहा हो, we're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. लेकिन जंग में ईरान अब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है। कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल के पार हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान का ट्रम्प कार्ड है तो वैसे ही ताकतवर हथियार बाब अल मंदेब कॉरिडोर है, जिसे ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए बंद कर सकता है। तो हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी से परेशान ईरान खबरदार कर रहा है कि वो लाल सागर को अगला फ्लैश पॉइंट यानी तनावपूर्ण इलाका बना सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह दुनिया का बड़ा कारोबारी रास्ता है। बाब अल मंदेब कॉरिडोर को बंद करने का काम यमन में ईरान का सहयोगी हूथी कर सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह लाल सागर का बाब अल मंदेब कॉरिडोर भी बंद हो गया तो दुनिया भर में गैस तेल की सप्लाई और कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। यानी जो कारोबार और तेल गैस की सप्लाई लाल सागर से हो रही है, अगर वो भी ठप हो गई तो फिर तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, जिससे दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज नहीं खुलवा सके, ईरान उन पर दबाव बढ़ाने के लिए बाब अल मंदेब कॉरिडोर को भी बंद करवा सकता है, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप पर और दबाव बढ़ेगा। It will be open. We've cut down their capability very substantially, but they're going to fight for a while. Our military has done a fantastic job, and the bottom line, though, and I say it to everybody, and I say it as much as they want to listen, Iran will not have a nuclear weapon. हॉर्मूज खुलवाने और ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर मिसाइलों की बारिश की। उसकी एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी कर दिए। ईरान के सबसे बड़े पोर्ट सिटी बंदर अब्बास से लेकर रणनीतिक ग्रेटर तोनब द्वीप तक कमांड सेंटर्स और मिसाइल डिपो को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। खार्ग द्वीप की तरफ बढ़ते तेल टैंकर को अमेरिकी मिसाइलों ने समंदर के बीचों बीच फूंक दिया, लेकिन ईरान पर फर्क नहीं पड़ा और आसमान में उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक MQ-9A रीपर ड्रोन को मार गिराया। चिंता की बात यह कि ईरान की तरह यमन के हूथी भी धमकी दे रहे हैं, जिससे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। ईरान युद्ध के बाद तेल के दाम $125 प्रति बैरल तक गए। इससे ही दुनिया भर में हाहाकार मच गया। गैस तेल की किल्लत हो गई, दुनिया भर के कारोबार प्रभावित हुए। अब अगर तेल के दाम $200 प्रति बैरल पहुंच गए तो फिर इससे दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है, जिससे भारत भी प्रभावित होगा। देखिए, महंगाई का पूरा असर 2 चीजों पे आ रहा है। एक तो महंगा तेल और गिरता हुआ रुपया। हमारे जो तेल आयात हो रहा है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है। मतलब हमें ज्यादा रुपए दे के तेल खरीदना पड़ रहा है। और तेल के साथ साथ बाकी जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, चाहे वो केमिकल्स हो,
बाकी प्रोडक्ट्स हों, उन सब के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर तो कुल मिला के अगर देखें तो महंगाई भी अभी आने वाले समय में बढ़ सकती है, और कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि तेल के दाम कहाँ जाते हैं और रुपया कितना गिरता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट हॉर्मुज की तरह से एक चोक पॉइंट है। ये जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ये भी बंद होता है तो फिर तेल के दाम में भारी उछाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी चपेट में अमेरिकी जनता भी आएगी, भले ही ट्रंप चाहे जो कहे। Take what? The war. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. सवाल है कि क्या इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान युद्ध में सेना उतारने जा रहे हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने टॉप कमांडर्स के साथ सिचुएशन मीटिंग कर ली है और खाड़ी के सबसे संवेदनशील रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार द्वीप पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। लेकिन ये जमीनी जंग अमेरिका के लिए आसान रहने वाली नहीं है। अमेरिका को समझौते के लिए झुकाने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान की सड़कों पर लगे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर संदेश दे रहे हैं कि ईरान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में एकजुट ईरान से निपटना अमेरिका के लिए वियतनाम और इराक से भी ज्यादा बुरा सपना साबित हो सकता है। लाल सागर में इससे पहले भी हूती ने हमले किए हैं, इसलिए उसके लिए बाब अल मंदेब को बंद करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक दो जहाज पर हमले से बाकी के जहाज डर से रुक जाएंगे, जैसा हॉर्मुज में हुआ, जहां अमेरिकी नाकेबंदी भी उसकी सेना ईरान के हमले को रोक पाने में नाकाम रही। बाब अल मंदेब अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जिससे ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बन जाता है। ये रास्ता स्विज नहर के साउथ एंट्री गेट के तौर पर भी काम करता है। अगर ये भी बंद हो गया तो फिर इससे दुनिया में कारोबार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। समुद्री रास्ते जंग में अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान से सबक लेकर यूक्रेन इस वक्त रूस के हॉर्मुज को बंद करने में जुटा है। यूक्रेन की कोशिश रूस के लिए जरूरी समुद्री रास्ते को रोककर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है। इसके लिए यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, जिसके जवाब में रूस कीव समेत यूक्रेन पर खतरनाक हमले कर रहा है। अमेरिका से जंग में ईरान ने दुनिया को बता दिया कि उसकी असली ताकत एटम बम नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तेल का वो समुद्री रास्ता जिसे जब चाहे बंद करके वो अमेरिका तक को समझौते के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान से सीखकर यूक्रेन भी अब रूस के अहम समुद्री रास्ते को बंद करने में जुट गया है। अरोज सागर में रूस के जहाजों और बंदरगाहों पर हमले सारी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है, क्योंकि अगर यह और बढ़े तो दुनिया में तेल और गेहूं दोनों की किल्लत हो सकती है। यही वजह है यूक्रेन पूरी ताकत से रूस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ठप्प कर उसका गला घोटने पर आमादा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जंग अब काले सागर में लड़ी जा रही है। समुद्री रास्ते अब जंग का नया हथियार बन गए हैं। तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर यूक्रेन रूस में तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगवा चुका है। जेलेंस्की भी अपने ड्रोन के दम पर खुलकर इतराते हैं, लेकिन जेलेंस्की की नजर रूस के गेहूं की निर्यात पर है, जिसकी सप्लाई बंद होने पर दुनिया में अनाज की किल्लत हो सकती है। रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन ब्लैक सी तक पुतिन की पकड़ कमजोर करने से जुड़ा बड़ा मिशन अंजाम दे रहा है, जिसे कीव पर रूस के लगातार होते खतरनाक हमलों की वजह माना जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन प्रोग्राम ने सारा खेल बदल दिया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ड्रोवडी ने दावा किया कि कीव ने पिछले 9 दिन में ही अजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया है। बुधवार को ही ब्लैक सी में 20 रूसी जहाजों को मारने का दावा यूक्रेन ने किया, जिसमें 17 तेल और 2 गैस के टैंकर हैं। यूक्रेन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अजोव सागर बरसों तक कीव की पहुंच से दूर था।
इसी वजह से रूस बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले और दक्षिणी रूस के बड़े बंदरगाहों से दुनिया में अपना गेहूं और तेल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि रूस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है? अजोव सागर से रूस अपना माल काले सागर तक भेजता है, जहां से दुनिया भर में सप्लाई होती है। यूक्रेन रूस के अजोव सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इस वजह से अजोव सागर के कोनों पर मौजूद 2 अहम रास्तों को बंद करना पड़ा। डॉन अजोव चैनल जो सागर के अंदरूनी जलमार्गों से जोड़ता है और केर्च स्ट्रेट जो इसे काला सागर से जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रीमिया को भी जोड़ने वाला यह अहम रास्ता है। मतलब यहाँ अगर आवाजाही रुकी तो फिर क्रीमिया में सब कुछ ठप पड़ जाएगा, रूस का कंट्रोल कमजोर होगा। यहाँ पर यूक्रेन के हमले बहुत अहम है, जो बताता है कि प्रतिबंध वाले ईंधन को ले जाने वाले रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से यूक्रेन आगे बढ़ाया है। अजोव सागर की नाकेबंदी का असर रूस के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां से रूस का गेहूं और सूरजमुखी का तेल दुनिया भर में जाता है। अगर यहां से सप्लाई रुकी तो फिर दुनिया में इसकी किल्लत तय है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है, जहां दुनिया के गेहूं निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा पैदा होता है। और रूस की दिक्कत ये कि अजोव सागर से उसका 1/4 गेहूं निर्यात होता आया है। इस तरह गेहूं के बाजार के लिए ब्लैक सी का महत्व वैसा ही है जैसे कच्चे तेल के मार्केट के लिए फारस की खाड़ी का। ग्लोबल मार्केट में गेहूं सप्लाई करने वाला ब्लैक सी सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हालात यहां ऐसे ही बने रहे तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो पहले ही अपनी तेल रिफाइनरियों पर हमले से सख्ते में है। अब आपको एक अहम खबर बिहार से बता देते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से उसके नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। अब बात राजस्थान के चारा घोटाले की। वो राज्य जहां गौ सेवा के लिए देश का पहला गोपालन मंत्रालय बना, लेकिन अशोक गहलोत सरकार में गायों के चारा पानी के लिए मिलने वाले बजट में भी जमकर भ्रष्टाचार होने का खुलासा हुआ है। गायों के चारे के पैसे खाने के लिए कहीं बिना गाय के ही कागजों में गौशाला खोल लिए गए, तो कहीं मरी हुई गायों को जिंदा दिखाकर पैसे उठाए जाते रहे। ऑडिट में घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार ने रिकवरी के आदेश दिए हैं। शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी सेवा से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन राजस्थान में उसी गाय के नाम पर 57 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप सामने आया। राजस्थान के महालेखाकार की जांच से पता चला कि राज्य की 38 गौशालाओं में साल 2022 से 2024 के बीच गो अनुदान घोटाला हुआ। जो गाय मर चुकी थी या फिर गौशाला में मौजूद तक नहीं थी, उनके नाम पर भी चारा पानी का सरकारी अनुदान हजम कर लिया गया। जांच में सामने आया कि राजस्थान की 38 गौशालाओं में 1,31,000 गोवंश ज्यादा दिखाकर करोड़ों रुपए का अनुदान अपनी जेब में रख लिया गया। सबसे बड़ा घोटाला भरतपुर और डींग जिले की 6 गौशालाओं में हुआ। श्री ब्रज कामद सुरभि वन शोध संस्थान गौशाला में 16 करोड़ 36 लाख रुपए सरकारी पैसा डकारा गया। आज तक की टीम ने इन सभी गौशालाओं में जाकर इनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग गौशाला छोड़कर भाग गए। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कुल गौशालाएं अपने डीग और भरतपुर जिले में मिलाकर 21 हैं, जिनमें से 17 अनुदानित गौशालाएं हैं और 4 गैर अनुदानित थे, जिनमें 100 से कम गोवंश है, इसलिए उनको सभी अनुदानित किया। जैसा मुझे बताया गया है, अभी कोई कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ गौशालाओं पे अनियमित भुगतान की बात आई थी और कुछ अखबार में भी कल मैंने पढ़ा था। तो उनके जैसा बताया गया है कि विभाग से उसमें उनको नोटिस जारी करवा दिए गए और उसकी वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट में जयपुर की पिंजरा पोल गौशाला पर करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए अतिरिक्त अनुदान ले लेने का आरोप है। हिंगोनिया गौशाला को भी करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा सरकार से मिले। जब आज तक संवाददाता शरद कुमार ने गौशाला संचालक से बात की तो उन्होंने टैग पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, जिम्मेदारी से हाथ खड़े करने लगे। नोटिस विभागीय गलती के कारण हमें दिया गया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी हमें दायित्व नहीं ठहराया इसका। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उनसे ये सवाल किया है कि ये पेमेंट ज़्यादा किया गया है आपके मिलान के हिसाब से, जबकि हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। जितना भी टैक्स लगाते हैं वो टैक्स सारे इनके विभाग के कर्मचारी लगाते हैं। इसी तरह से जालौर की 7 गौशालाएं हैं जिन्होंने 13 करोड़ 58 लाख रुपए सरकार से उन गायों के लिए ले लिया जिनकी मौत पहले ही हो गई या फिर जो थी ही नहीं। इसके अलावा जालौर की श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेड़ा को भी 10 करोड़ 95 लाख रुपए बिना गायों के ही मिल गए। आज तक की टीम ने पथमेड़ा गौशाला का पक्ष जानने के लिए गौशाला में दिन भर इंतजार किया, लेकिन किसी ने यहाँ बात नहीं की। भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। राजस्थान में खुलासा हुआ है कि गोपालन विभाग और गौशालाओं के गठबंधन से बड़ा घोटाला हो रहा था। जहां गौशालाओं में गायें नहीं थी वहां पर भी करोड़ रुपए गोपालन के नाम पर उठाए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसी गौशालाओं का खुलासा हुआ है जहां पर मरी हुई गायों के नाम पर पैसे डकारे जा रहे थे, और अब जब पैसे जमा कराने हैं तो फिर तरह तरह से इधर से उधर से जुगत लगाकर कोशिश की जा रही है कि मामले को रफा दफा किया जाए। राजस्थान में गाय के नाम पर हुए इस महाघोटाले की सबसे चौंकाने वाली बात जैसलमेर की गौशालाओं से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट में पता चली। जहां साल 2021-22 में 12 गौशाला कागज में चल रही थी, मतलब न गौशाला थी और न ही गाय, फिर भी सरकार से गायों के चारा पानी के लिए पैसे लिए जा रहे थे। काठोड़ी उत्थान संस्थान की गौशाला ने 14,29,200 रुपए का अनुदान लिया। जन विकास संस्थान की गौशाला ने 12,07,800 रुपए का। लखागांव में चलने वाली रता बाबा गौशाला विकास संस्थान में 6,48,000 रुपए का बिना गाय का भुगतान ले लिया। चांदन के मंगोलिया की ढाणी की अमन गौशाला में पिछले साल 204 गोवंश के लिए 7,02,000 रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि यहाँ गोवंश था ही नहीं। इसी तरह जयसुराड़ा की गुल रोशन गौशाला में 11,61,000 रुपए का अनुदान ले लिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि यह सारा खेल गोपालन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद अब जैसलमेर की सभी फर्जी गौशालाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि गोपालन विभाग ने 38 गौशालाओं से कुल 57 करोड़ 36 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं। जहाँ तक ऑडिट की बात है तो एजी ऑडिट ने कोई जैसे रिकवरी निकाली है तो उसको एजी ऑडिट ही तय करेगी। जैसे हमारे विभाग से संबंध में कोई मामला नहीं है, ये एजी ऑडिट का मामला है। जो भारत सरकार की ऑडिट होती है ना, उसमें जैसे ऐसा मामला है तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई जो नियमानुसार जो काम हो वो करे, नियम से हट करके कोई काम नहीं करे। एजी ऑडिट अपना काम करेगी और जो नियम में होगा वो काम होगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखा, हकीकत में खाली मैदान मिला था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज है, कहीं एक ही जमीन पर तीन संस्थान दिखा दिए गए। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करने वालों ने निकाल लिया। इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है, तो गलती आपकी नहीं। अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्री राम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्री राम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 142/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं। लेकिन जिस ज़मीन पे अगर आप देखें तो इस ज़मीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के
और कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या है फिर ये तो खेती है साहब, श्री राम कॉलेज तो नहीं है यहाँ। कॉलेज नहीं है? कभी था? नहीं, नाम तो चल रहा है मगर कॉलेज नहीं है। अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है? हाँ। इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई। 5 साल से कॉलेज बंद। बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगुलामुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगुलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगुलामुखी कॉलेज चालू है? ये नहीं है, बंद है। ये बंद है? हाँ, कोरोना से। कोरोना से बंद है? हाँ। मतलब 2020 में आया था कोरोना और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए। और का जब से बंद है। यहाँ पे कोई बच्चा आता है? नहीं आता। आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए। सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। सवाल है कि क्या हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है। हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए। हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रवीशपाल सिंह, भोपाल आज तक। तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।